जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे जो कि नेट की परीक्षा में हिंदी साहित्य में पूछे गए हैं। तो आप ऊपर देख सकते हैं JRF प्रश्न पत्र सितंबर 2022 का ये प्रश्न पत्र है। इसको हम देखेंगे, इसमें 25 सवालों को देखेंगे चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और इसी तरह से 25-25 करके हम इस 100 सवालों को देख लेंगे। तो इस क्रम में जो 2022 का सितंबर में पेपर हुआ था उसमें जो पहला सवाल पूछा गया था वो देखेंगे और इसी सवाल का डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। तो पहला सवाल कह रहा है कि अंधा युग के अंकों के नाम हैं। तो सबसे पहले अंधा युग के बारे में जान जाते हैं, क्योंकि देखिए अंधा युग जो है वो नेट के सिलेबस में लगा है। तो अंधा युग क्या है? एक नाटक है। अंधा युग एक नाटक है जो कि 1955 में इसकी रचना हुई। ठीक है, इसके लेखक की बात कर लेते हैं तो वो धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती हैं लेखक। क्या पता अगला सवाल आ जाए, जैसे कि कई नाटक का नाम दे देता है और कहता है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको मतलब सजाएं। तो इस क्रम में आपको याद रखना चाहिए कि अंधा युग आखिर कब लिखा गया, तो 1955 में लिखा गया या प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब कई बार आ जाता है लेखकों का भी आ जाता है। तो धर्मवीर भारती है ना, इनका जन्म जो है ना 1926 में हुआ था, क्योंकि कई सवाल ऐसे बने हैं नेट में जिनमें विभिन्न प्रकार के लेखकों को दे दिया जाता है और जन्म वर्ष के अनुसार इनको बढ़ते क्रम में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं इसके 5 अंकों के नाम। तो 5 अंकों में एक बात देख लीजिए, एक गीति नाट्य है। क्या है? गीति नाट्य है। गीति नाट्य है। अब इसके हम 5 अंक देख लेते हैं। तो पहला अंक जो है वह है कौरव नगरी। पहला अंक क्या है? कौरव नगरी। दूसरा है पशु का उदय। पशु का उदय। अगर हम बात कर लेते हैं तीसरा का, तो तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। अश्वत्थामा का अर्धसत्य। अश्वत्थामा का अर्धसत्य। अगर हम बात कर लेते हैं चौथे का, तो जो चौथा है वो है गंधारी का श्राप। गंधारी का श्राप, जो श्राप देते हैं ना वही श्राप। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 5वां। तो 5वां है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ठीक है, इसमें एक समापन भी है। ठीक है, और समापन का जो अंक है उसका नाम है, वो समापन है, वो अंक नहीं है। जैसे समापन करते हैं ना तो उसका भी इन्होंने एक नाम दे दिया है। तो समापन का नाम है प्रभु की मृत्यु। क्या है? प्रभु की मृत्यु। ठीक है, प्रभु की मृत्यु। अब देखिए ये तो हमारा सवाल हो गया, इसमें हम देख लिए अंकों के नाम, देख लिए 5 अंकों के नाम। अब कह रहा है कि अंधा युग के अंकों के नाम है। ठीक है, तो इसमें क्या है? पहला कौरव नगरी का विनाश, तो नहीं, केवल कौरव नगरी है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से बी कह रहा है पांडव विजय, तो इन 5 में पांडव विजय कहीं है ही नहीं। ठीक है, अगर उसके बाद से कह रहा है तीसरा पशु का उदय, तो पशु का उदय तो है, तो ये हो जाएगा। फिर डी कह रहा है गंधारी का श्राप। ठीक है, तो गंधारी का श्राप भी है 4 में, यानी कि सी और डी सही हो जाएगा। और जब सी और डी सही होगा तो ये डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो पहला का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा। तो दूसरा सवाल जो कह रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा इसे मिटा दें ताकि फिर लिखना पड़ेगा। तो दूसरा सवाल कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो अगर हम कामना की बात कर लेते हैं तो कामना 1927 में लिखा गया था। 1927 में लिखा गया था। अब हम बात कर लेते हैं राजश्री का, तो राजश्री 1915 में लिखा गया था। ठीक है, अब उसके बाद से हम विशाख की बात कर लेते हैं, तो विशाख जो है 1921 में लिखा गया था। अब आता है प्रायश्चित, तो प्रायश्चित जो है 1913 में लिखा गया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इनको प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1913 वाला प्रायश्चित यानी कि डी। तो डी ऑप्शन किस में सबसे पहले है? तो डी 2 में है। ठीक है, तो ए, तो सबसे पहले तो बी बाहर हो गया और ए बाहर हो गया। अब ए तथा डी में बात चलती है। फिर 1913 के
बाद से 1915 आएगा, यानी कि डी के बाद से बी किस में है, तो डी के बाद से बी इसमें है जबकि इसमें नहीं है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटकों के बारे में भी जान जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने जैसे एक करुड़ालय इनका करके है, करुड़ालय 1912 में लिखा गया था, ठीक है, ये शायद इनका पहला भी नाटक था, करुड़ालय है। उसके बाद अजातशत्रु है, अजातशत्रु है, सॉरी 1912 सही तो है, अजातशत्रु है। अजातशत्रु जो है ना वो 1922 में लिखे थे, ठीक है, 1922 में लिखे थे। फिर अगला जो है स्कंदगुप्त 1928 में लिखे थे, स्कंदगुप्त जो है 1928 में लिखा गया था, ठीक है, 1928 में लिखा गया था। फिर अगला जो है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जो है 1931 में लिखा गया था, 1931 में लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद से एक और है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, और ध्रुव स्वामिनी जो है 1933 में लिखा गया था। तो ये जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं, ठीक है, इनको आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। अब अगला सवाल हमारा 3 नंबर यहाँ से देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल जो है, 3 नंबर सवाल, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है। तो जो तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा का ए, मालती और मेहता के बीच ये संवाद हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 4 नंबर सवाल का। तो 4 नंबर सवाल आप यहाँ से देख सकते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, ठीक है। इस कविता के सही प्रतिपाद्य हैं, ठीक है। तो अब इसको पहले देखते चलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, तो कह रहे हैं संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं। तो ये बात ही नहीं लगता, कहाँ सभी लोग खुशी हैं भाई। अगला, आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे। कबीर आर्थिक इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर की बात थी, कबीर आर्थिक चीज़ों से कभी दुखी हुए ही नहीं। और जो सांसारिक महत्व को समझ जाता है वो आर्थिक कारणों से दुखी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फिर सी कह रहा है, कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। यस, ये बात सच है। फिर डी कह रहा है, दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं तो ये भी सही है, तो सी और डी हमारा सही है। अब हम देखते हैं किस ऑप्शन में सी और डी है। तो सी और डी किस में है, सी में। तो जो चौथा होगा, चौथा का क्या हो जाएगा, चौथा का सी सही जवाब हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं 5 नंबर, और ये हमारा 5 नंबर सवाल जो है यहाँ पे देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो जायसी हैं, ठीक है, इनका जो है वो विजय देव नारायण शाही, इसके लेखक कौन है, जायसी हैं, ठीक है। इसके लेखक कौन है, मैं इधर अलग से लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख दूँ, और सबसे पहले मैं जायसी करके लिखता हूँ, ठीक है, जायसी। तो जायसी के कौन है, विजय देव नारायण शाही, ठीक है। उसके बाद से अज्ञेय आ जाएगा, ठीक है। अज्ञेय का क्या लिखे हुए हैं, अज्ञेय का लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य, हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य, आधुनिक परिदृश्य, ठीक है। ये अज्ञेय का लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, स्वरूप चतुर्वेदी, इनका जो लिखा हुआ है उस पुस्तक का नाम है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन,
ये कौन लिखे हैं? कमायनी का पुनर्मूल्यांकन, कमायनी का पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, अब हम चौथा निर्मला जैन वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, तो निर्मला जैन जो हैं उन्होंने लिखा है हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी, हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। ठीक है, अब देखिए तो इसका मिलान करना होगा। ठीक है, तो जैसे विजय नारायण शाही ए जायसी किस शब्द में है? तो ए का थ्योरी, यानी कि ए का थ्योरी। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि अज्ञेय, अज्ञेय कितना में है? 2 में है। और हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य, यानी कि तो B1 हो जाएगा। ए थ्योरी और B1 किस ऑप्शन में है हम लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, ए थ्योरी और B1। ठीक है, तो ए थ्योरी यहाँ दिख रहा है एक ही में और B1 इसमें भी मैच कर गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 का C, यानी 5वां का सही जवाब क्या हो जाएगा? C। ठीक है, अब हमारा छठा नंबर सवाल है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो ये जितना भी नीचे आपको दिख रहा है ना, ये सब पत्रिकाएं हैं। ठीक है, क्योंकि उन समय पत्रिकाओं का बहुत सारा संपादन हो रहा था, जिसमें अनेक लेखक अपने अपने जो भी कविताएं हैं, काव्य चीज़ें हैं, वो दे रहे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि उनका प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रजा हितैषी जो है ये 1855 में निकाला गया था। और कहाँ से निकाला गया था? आगरा से निकाला गया था। ठीक है, देखिए जितना कुछ मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, आप भी अपने कॉपी में इसको नोट करते जाइए। इन सारे चीज़ों को मुझे खोजने में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो 1855 में, और कहाँ से निकला था? आगरा से निकला था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हंस। ठीक है, तो जो हंस पत्रिका है यह 1930 में निकाला गया था। ठीक है, और किसके द्वारा? प्रेमचंद्र के द्वारा निकाला गया था, प्रेमचंद्र के द्वारा निकाला गया था। अब बात कर लेते हैं माधुरी की। तो जो माधुरी पत्रिका है वो 1922 में निकाली गई थी। कब निकाली गई थी? 1922 में। ठीक है, और इसके निकालने वाले का नाम जो था विष्णु नारायण भार्गव था। क्या नाम था? विष्णु नारायण भार्गव, विष्णु नारायण भार्गव इनका नाम था, जिन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था। फिर आलोचना, आलोचना पत्रिका जो है 1951 में निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1951 में। इसके राइटर कौन है? शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान इसके क्या हैं? राइटर हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इनको क्रम से लगाएंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? 1855 वाला ही दिख रहा है। ठीक है, तो 1800 यानी कि ए ऑप्शन में किस में है? तो इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और फिर इसमें देखते हैं, क्योंकि ये दोनों में है। उसके बाद से हमारा 1855 के बाद से 1922 आ रहा है। ठीक है, तो ए के बाद से बी आना चाहिए, तो ए के बाद से बी यही ऑप्शन में है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़े से कुछ अन्य पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको इन क्वेश्चन के साथ साथ वैसे क्वेश्चनों से रूबरू कराना जो कि एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में हम ये वीडियो का सीरीज ला रहे हैं, 1 या 2 दिन अल्टरनेट करके आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। अब हम फिर देख लेते हैं कुछ प्रमुख पत्रिकाएं। ठीक है, तो देखिए एक बार चूंकि वहाँ प्रेमचंद्र दिया है ना हंस का, तो हंस जो था ना एक बार और इसका पुनर्प्रकाशन हुआ। ठीक है, और हंस का पुनर्प्रकाशन कब हुआ था? 1986 में। ठीक है, इसलिए वहाँ क्या दिया? प्रेमचंद्र द्वारा संपादित का बताना है, क्योंकि ये हंस 1986 में जो हुआ था ना, यह राजेंद्र यादव के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? राजेंद्र यादव के द्वारा संपादित किया गया था। ठीक है, तो ये हंस वाला नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछा था? प्रेमचंद्र वाला, और उसकी प्रेमचंद्र ही है जो कि 1930 में संपादित हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं उदंत मार्तंड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उदंत मार्तंड, और उदंत मार्तंड जो है वह 1826 में निकाली गई थी। ठीक है, पंडित युगल किशोर के द्वारा निकाली गई थी, युगल किशोर के द्वारा ये पत्रिका निकाली गई थी। ठीक है, फिर अगला हमारा हो जाता है कवि वचन सुधा, 1868 में निकाला गया था, कवि वचन सुधा।
1868 में निकाला गया था, ठीक है। और ये कौन निकाले थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस पत्रिका को निकाला था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट है बंगदूत। बंगदूत जो है, ठीक है, ये 1828 में निकाला गया था, सॉरी 1829 में निकाला गया था, ठीक है। और इसके कौन निकालने वाले थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब हम फिर बात कर लेते हैं बंगदूत के बाद से एक और हरिश्चंद्र नाम से मैगजीन निकली थी, ठीक है, हरिश्चंद्र। ये भी इम्पोर्टेंट मैगजीन है, ठीक है, इसका नाम भी था हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। और ये कौन 1873 में निकाला गया था, ठीक है। एक और लिख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, बाला बोधिनी, ठीक है, बाला बोधिनी, बाला बोधिनी पत्रिका, ठीक है। और एक और है हिंदी प्रदीप। एक और क्या है? हिंदी प्रदीप। ये सब इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाएं हैं, ठीक है। और हिंदी प्रदीप कब निकाला गया था? 1877 में निकाला गया था, ठीक है। और बाला बोधिनी कब निकाला गया था? 1874 में निकाला गया था। और इन तीनों के जो निकालने वाले हैं उनका नाम था बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट। इस तरह से ये प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हो गई जो कि उस समय निकाली गई थी। मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाओं को लिख दिया, आप अपनी इस नोटबुक में इसको नोट करें और इसको याद कर लें, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि कुछ पात्र के नाम दिए गए हैं और वो किससे जुड़े हुए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले परीक्षा गुरु है, ठीक है। तो परीक्षा गुरु जो है वो लाला मदन मोहन, लाला श्रीनिवास, लाला ब्रज किशोर, ठीक है, ये सब उसके प्रमुख पात्र हैं। तो इसमें मदन मोहन दिया है तो ये हो जाएंगे, ठीक है। शेखर एक जीवनी, ठीक है। अब सबसे पहले सर्वसुख बनिया आ जाते हैं, ठीक है। तो सर्वसुख बनिया जो है ना वो देवरानी जेठानी की कहानी में है, ठीक है। सर्वसुख बनिया किस में है? देवरानी जेठानी की कहानी में है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शेखर एक गोदान, गोविंदी जो है ना, गोविंदी जो है वो गोदान में है, ठीक है। और जो शारदा है वो किस में है? शेखर एक जीवनी में है। और गोविंदी किस में है? गोदान में है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गए। अब थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे परीक्षा गुरु के ही लिख लेते हैं, ठीक है। परीक्षा गुरु की ये उपन्यास जो है ना परीक्षा गुरु, अब इसके जो प्रमुख पात्र हैं ना उसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्योंकि अब देखिए मेरा उद्देश्य ये भी है कि आपको अन्य सवाल भी बताते चले। क्या हो सकता है कि उस बार इसमें से जुड़ा फिर दूसरा कोई पूछ दे, इससे अच्छा है कि इस टॉपिक को हम लोग यहीं क्लियर कर लें। पहले इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन है? लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। लाला मदन मोहन है, लाला मदन मोहन है, लाला मदन मोहन है, ठीक है। उसके बाद से लाला ब्रज किशोर है, ब्रज किशोर है। एक चूनी लाल करके है, ठीक है, एक चूनी लाल करके है, एक चूनी लाल करके, ठीक है। तो ये हो गया परीक्षा गुरु, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगला एक हमारा और उपन्यास, इसको थोड़ा सा पहले मिटा दें। एक चीज़ था जो परीक्षा गुरु में मैंने बताया था, लाला श्रीनिवास दास, वो इसके राइटर हैं। क्या हैं? लाला श्रीनिवास दास जो है वो इसके राइटर हैं, ठीक है। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और जो बी है ना हमारा, देवरानी जेठानी की कहानी, उस उपन्यास की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी, ये उपन्यास है, ठीक है। और देवरानी जेठानी की कहानी जो है इसके राइटर जो है ना पंडित गौरीदत्त शर्मा है। क्या है? पंडित गौरीदत्त शर्मा हैं, ठीक है। अब इसके जो कुछ प्रमुख पात्र हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। तो लाला सर्वसुख लाल, सर्वसुख
सर्वसुख लाल है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, लाला दौलत राम है, लाला दौलत राम है, ठीक है, लाला दौलत राम है, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनकी पत्नी जो है दौलत राम की, ये जेठानी है, ठीक है, ये जेठानी है। और जबकि सर्वसुख लाल की क्या है, देवरानी है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। फिर मेरा देवरानी जेठानी का कहानी, इसका जो उपन्यास है इसके प्रमुख पात्र जो उतने नहीं हैं, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा नहीं लिखवाया। फिर अगला तीसरा जो है शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी जो है 1940-41 में लिखा गया था, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष कहीं 40 मिलता है, कहीं 41 मिलता है, ठीक है। अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। अज्ञेय का जन्म जो था 1911 में हुआ था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पात्र के बारे में। तो इसमें शेखर एक नाम का है, ठीक है, जो कि इसका नायक है, ठीक है। शशि नाम की एक पात्रा है, ठीक, जो कि इसकी नायिका है। और फिर देख लेते हैं शारदा जो है एक दूसरी है, जो कि शेखर के प्रति आकर्षित रहती है, ठीक है। तो ये शेखर एक जीवनी हो गया। और फिर बचता है गोदान, ठीक है। गोदान को जरा देख लेते हैं। गोदान हिंदी साहित्य का सबसे प्रमुख योगदान, प्रमुख उपन्यास 1936 में लिखा गया था, प्रेमचंद, ठीक है, इसके राइटर हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रेमचंद्र। तो इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनका नाम आप लिख लीजिएगा। झुनिया, झुनिया, धनिया, भोला, धनिया, गोविंदी, मेहता, गोविंदी, भोरी, भोला, मेहता, ठीक है, रूपा इत्यादि सब गोदान के प्रमुख पात्र हैं, ठीक है। तो अब हमको देखना है, तो शारदा किसका हो जाएगा, शेखर एक जीवनी का हो जाएगा। तो सी का 4 देखेंगे किस में है, तो मात्र एक में है, ए में। तो अब परीक्षा गुरु ए का 2, ठीक है। तो लाला मदन मोहन, ठीक है। B3 देवरानी जेठानी की कहानी, सर्वसुख नाम का बनिया है, ठीक है। और D1 गोदान गोविंदी, ठीक है। तो हमारा 7 का क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 8वां। और 8वां आप यहाँ से देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो अब 8वां में देखिए जो सम्मिलित करने को कह रहा है, ठीक है। तो इसमें देखते चलिए। सबसे पहले रहा किनारे बैठ, ठीक है। तो रहा किनारे बैठ जो है ना 1972 में लिखा गया था, ठीक है। कब लिखा गया था, 1972 में। ये मैं यहाँ अकेले करके लिख देता हूँ, रहा किनारे बैठ, ठीक है, रहा किनारे बैठ, ये आपको 1972 में लिखा गया था, ठीक है। और ये इसके लेखक कौन से हैं, शरद जोशी। कौन है, शरद जोशी हैं, ठीक है, शरद जोशी हैं। फिर दूसरा जो है महाकवि की तर्जनी, सब कविताओं का शीर्षक है, महाकवि की तर्जनी, तर्जनी, ठीक है। ये कब लिखा गया था, 1979 में लिखा गया था। और इसके कवि कौन से हैं, कुबेरनाथ राय। कौन है, कुबेरनाथ राय। अब हम बात कर लेते हैं आवारा भीड़ के खतरे, आवारा भीड़ की खतरे, ठीक है। और ये कब लिखा गया था, 1998 में। कब लिखा गया था, 1998 में। इसके राइटर कौन है, हरिशंकर परसाई। ये व्यंग लिखने के लिए जाने जाते हैं, हरिशंकर परसाई, ठीक है। अब अगला फिर है आवारा भीड़ खतरे के बाद से आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य। इसकी रचना कब हुई थी, 1961 में। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, ठीक है।
अब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले मिलान करते हैं। तो रहा किनारे बैठ शरद जोशी, तो रहा डी है और शरद जोशी कितना में D2, तो D2 मात्र एक ऑप्शन में मिल रहा है बी में, तो 8वां का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम 9वां सवाल देखेंगे। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन के तात की तरह जानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। तो जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा, अब आगे पहले ऑप्शंस को देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि मोचीराम मोची नहीं शायर है, मोचीराम नए बिंबों और प्रतीकों में बात करता है, मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है, मोचीराम जिंदगी को किताबी ढंग से जीता है। बिल्कुल नहीं, मोचीराम मोची नहीं शायर ऐसा भी नहीं है, मोचीराम नए बिंब और प्रतीकों में नहीं, वो सिंपल भाषा में बात करता है, तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अपने पेशे की भाषा में, ठीक है, बसंत का वो बयान करता है। ठीक है, और उस वक्ति को पढ़ने के बाद ऐसा ही एहसास होता है। 10 नंबर सवाल जो है, संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, और 10 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो पहले देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है पहला आर्य द्रविड़ संबंध का, ठीक है, उसके बाद से भक्ति की प्राचीनता का, उसके बाद से कह रहा है कि हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, और डी कह रहा है प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। ठीक है, तो सबसे पहले जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं, ठीक है, ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखे गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, दिनकर के द्वारा लिखा गया है, और यह 4 खंडों में विभाजित है। ठीक है, 4 खंडों में विभाजित है। ठीक है, और इसमें जो है वह पहला तो सही है, क्योंकि आर्य द्रविड़ संबंधों की उसमें वर्णन है। ठीक है, भक्ति की प्राचीनता नहीं, भक्ति का उसमें कोई ऐसा वर्णन नहीं है। हाँ, ये है हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति है। ठीक है, और प्राचीन भारत और बाह्य विश्व को उसमें कहीं कोई ऐसा वर्णन नहीं है, क्योंकि भारत की संस्कृति पर और जो आर्य द्रविड़ के बीच का संबंध है, इन्हीं सब चीज़ों पर उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय लिखा है। तो ए और सी जो है उसका सही हो जाएगा, और ये और सही ऑप्शन किस में मिलता है, डी में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की है। ठीक है, एक होता है प्राथमिक मतलब प्राइमरी, और एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी को गौण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सी गौण कल्पना है, तो अचेतन, संगठन, अनैच्छिक और क्या है, विघटन। तो देखिए चेतन जो है ना, अचेतन जो है ना वो गौड़ नहीं है, गौड़ एक विघटन है, बाकी सभी जो है ना वो क्या है, प्राइमरी कल्पना है। ठीक है, सेकेंडरी कल्पना नहीं, सेकेंडरी कल्पना क्या है, विघटन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विघटन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 12 नंबर है, आप यहाँ से देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, नेट में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना, मज़ा आ जाता है देख करके। ठीक है, अब कह रहा मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो खोजने में मज़ा ही आ गया था, और ऐसे सवालों का जब हम खोजते हैं, इसका मतलब निकालते हैं, पढ़ते हैं, तो आनंद आ जाता है, और वही हुआ भी था। ठीक है, तो इसमें पहला क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। ठीक है, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो पंक्तियाँ हैं ना, ये लिखी गई हैं रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ठीक है, अब ज़रा मैं इस पंक्ति को पूरा कर दूं ताकि आपको इसका अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ठीक है, सबसे पहले ये जो पंक्तियाँ हैं ना, मैं तुम्हारे बाण विधा हुआ खग, बाण से विधा हुआ खग, विधा हुआ खग मतलब पक्षी। ठीक है, उसके बाद से वक्ष पर धर शीश, वक्ष माने छाती, वक्ष पर धर शीश, शीश मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, मैं तुम्हारे
हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो पंक्तियाँ हैं ना उर्वशी से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? उर्वशी से। और उर्वशी में क्या है? पुरूरवा से लिया गया। ठीक है, पुरूरवा जो है ना वो ये बात कह रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, उर्वशी कब लिखा गया था? 1961 में। यहाँ ये भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार ये पूछ दे कि उर्वशी की रचना कब हुई थी। ठीक है, अब उर्वशी के प्रमुख पात्र भी हैं। ठीक है, तो पात्र को भी आप देख सकते हैं। तो ये किसका है? ये रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम आएंगे उस पर। इससे पहले जैसे अब ए है ना, रामधारी सिंह दिनकर किस में? 3 में है। तो ए का 3 हम देखेंगे, तो ए का 3 किस में है? ए का 3 बी में है, तो बी हो जाएगा इसका सही जवाब। लेकिन अभी थोड़ा हम एक एक करके देख लेते हैं, और उन जो भी वो पोएम के वाक्य हैं उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा एक तो ये कंप्लीट हो गया। अब फिर दूसरा देख सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि सब चुप साहित्यिक चुप। थोड़ा सा और पेन छोटा करना पड़ेगा। सब चुप साहित्यिक चुप, सब चुप साहित्यिक चुप और कविजन, उसके बाद से निर्वाक चिंतक शिल्पकार, निर्वाक चिंतन जो भी है, ये पंक्ति जो है, ठीक है, ये मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मुक्तिबोध, जो गजानन माधव मुक्तिबोध है ना, उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किस शीर्षक से लिया गया है? अंधेरे में। अंधेरे में इनका एक है, उसी से लिया गया है। ठीक है, अंधेरे में। अब जो मुक्तिबोध है ना, इनका थोड़ा सा और एक दो रचना देख लेंगे जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, तो इनका एक संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इनकी एक संग्रह है। ठीक है, जो कि 1964 में संग्रहित हुआ था। ठीक है, और इसमें कौन कौन से संकलन हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है? तो पहला है भूल गलती। क्या है? भूल गलती है, जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद से क्या है? ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है। ठीक है, उसके बाद से क्या है? अंधेरे में है। ठीक है, ये सब अपने सिलेबस में जो कि पढ़ना है, और किसका है? सब गजानन माधव मुक्तिबोध का है। ठीक है, अब फिर अगला है, अगला आप देखिएगा, अगला है कि क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो अब इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि बहना रेत है, ये वाली जो पंक्ति है ना, ठीक है, ये अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, और अज्ञेय की पंक्तियाँ जो हैं, अब देखेंगे ना कि अज्ञेय का हमारे सिलेबस में क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो अज्ञेय का 3 को काव्य संग्रह लगा हुआ है। क्या कितना? 3 काव्य संग्रह लगा हुआ है। पहले का नाम है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, दूसरा क्या है? आंगन के पार द्वार। ये सब हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है, आंगन के पार द्वार। तीसरा क्या है? कितनी नावों में कितनी बार।
कितनी नावों में कितनी बार, ये सब लगा हुआ है। ठीक है, अब हरी घास पर क्षण भर जो है ये 1949 में रचना संग्रहित हुई थी और ये 1961 में हुआ था। ठीक है, और कितनी नाव कितनी बार में इसका तो नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी रचना है जो कि हमारे सिलेबस में, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले है कलगी बाजरे की, कलगी बाजरे की। दूसरा जो है खुद है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, खुद इसी नाम से है। अगर हम बात कर लेते हैं आंगन के पार द्वार में, तो इसमें एक रचना है जो कि हमारे सिलेबस में है, असाध्य वीणा है, असाध्य वीणा है। ठीक है, ये भी लिखा गया था 1961 में। ठीक है, इसमें क्या कितनी नाव में कितनी बार, इसी नाम से एक शीर्षक से है। ठीक है, तो ये अज्ञेय का हमने पोस्टमार्टम कर लिया। फिर हम बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, अगर छोड़े तो नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए छोड़ना तो है नहीं। और वो क्या है, वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, बस, यानी बी नंबर जो है ये देखेंगे। ठीक है, वे इस कदर पस्त हैं, वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वे इस कदर पस्त हैं, वे इस कदर पस्त हैं, पस्त हैं कि तटस्थ हैं। ठीक है, ये जो है यह अकाल दर्शन की लाइन है। कहाँ की है, अकाल दर्शन शीर्षक से जो कविता है ना, उसी की ये लाइन है। ठीक है, अकाल दर्शन से है और इसके राइटर कौन है, धूमिल है। कौन है, इसके लेखक कौन है, धूमिल है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि धूमिल की कौन कौन सी रचनाएं जो हैं वो हमारे सिलेबस में लगा है। ठीक है, तो अब हम धूमिल की बात कर लेते हैं। तो धूमिल की 2 काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह जो है, तो उसमें 2 में हम देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा हमें लगा है। तो एक पहला इसमें है कल सुनना है मुझे, कल सुनना है मुझे। ठीक है, और ये कब आया था, संग्रह जो है था 1976 में आया था। एक और क्या है, संसद से सड़क तक, क्या है, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, ये कब आया था, 1972 में था। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें जो प्रमुख एक रचना है शीर्षक नाम से रोटी और संसद, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी, रोटी और संसद। ठीक है, रोटी और संसद ये कब आया था, ये तो अभी नहीं है, फिलहाल बताते हैं। ये संसद से सड़क तक, इसमें क्या है, नक्सलवाड़ी इनकी एक कविता है जो कि हमारे सिलेबस में है, नक्सलवाड़ी कविता जो है सिलेबस में है। फिर क्या है, मूची राम है, इसी मूची राम का वो लाइन था जो कि बसंत में कह रहा था। उसके बाद अकाल दर्शन, ये सब कहाँ से है, तो ये धूमिल की प्रमुख रचनाओं का ये सब वर्णन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन था, और 12 नंबर आप देख लिए, 12 का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। और फिर 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर कह रहा है मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। ठीक है, राम और काम का द्वंद्व, तो मानस की हंस में, ठीक है, राम और काम का द्वंद्व। ठीक है, एक बार थोड़ा सा आगे भी पढ़ते हैं फिर डिसाइड करेंगे। बी जो है कह रहा है पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति। ठीक है, संसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। तो सबसे पहले मानस का हंस जो है ना, वह अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा,
अमृतलाल नागर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और ये क्या है? तुलसीदास की जीवनी है, तुलसीदास की जीवनी है। ठीक है, तो तुलसीदास की जीवनी में अमृतलाल नागर जो है वो क्या क्या वर्णन करते हैं, मानस का हंस में वही है। तो राम और काम का द्वंद्व, ये बात एकदम सही है, क्योंकि भगवान राम के तो असाध्य भक्त थे और काम जो होता है यौन इच्छाएं, इन दोनों के बीच जो द्वंद्व है, उनके मन में जो सवाल प्रश्न आते हैं इत्यादि के बीच का द्वंद्व है, तो ये सही है। पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, ये बात 100% सही है, क्योंकि जो रत्नावली थी तुलसीदास की पत्नी, उसके प्रति वो बहुत आसक्त थी। ठीक है, फिर अगला है संसारिक के प्रति पुनरावृत्ति नहीं। एक बार जब वो भगवान राम को अपना लिए तब पुनः संसारिकता में नहीं आए, तो ये गलत है। और काशी के इस सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बी सही जवाब हो जाएगा। ए और बी किसमें है? सी में। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखिएगा। करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है दिहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, नियर न सबरे सु दुख पावा। ये पंक्तियाँ जो हैं वो किनकी हैं? तो ये नूर मोहम्मद का है। ठीक है, नूर मोहम्मद की पंक्तियाँ है। अब हम बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और हमारा 15 नंबर जो क्वेश्चन है आप यहाँ से देखेंगे। युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियाँ लुप्त हो गई, जातियाँ मिट गई, संसार में अनेक असंभव परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की ब्रज लेखनी से अंकित अदृष्ट लिपि नहीं धुल सकी। तो ये जो है ये महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। फिर अगला सवाल जो है 16 नंबर आप यहाँ से देखिएगा। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था, इस वाक्य से प्रारंभ होने वाली कथावृत्ति कौन सही है? देवरानी जेठानी की कहानी, ये तो आप लोग वहाँ से देख ही लिए होंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार का बता भी चुका हूँ। ठीक है, इसके राइटर कौन है? पंडित गौरी दत्त हैं, और ये मेरठ का एक बनिया है सर्वसुख लाल, जिसके बारे में यहाँ मिलता है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पवन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गंवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। ठीक है, पवन चलत वह देह बढ़ावे, यानी कि हवा के चलने से वो बढ़ जाता है। जल पीवत वह जीव गंवावे, ये आग है। ठीक है, आग जब है ना, आग की लपटें हैं, जैसे जैसे पवन चलेगा ना तो वो बढ़ जाएगा, और जल पिएगा मर जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर सवाल जो है आप यहाँ से देखिएगा। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भावधाम। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने, ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। 18 का भी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अब फिर आता है 19। ठीक है, 19 कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है। ठीक है, तो जो बाण भट्ट है उसका क्या केंद्रीय विषय क्या है? तो पहले ऑप्शन सब देख लेते हैं। उदात्त प्रेम, लोक संस्कृति का सजीव और रससिक्त अंकन, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, ईसा और बौद्धकालीन भारतीय की संस्कृति। देखिए, तो बाण भट्ट में प्रेम है, लोक संस्कृति का सजीव और रससिक्त अंकन भी है, लेकिन वैशाली का नहीं है, और ईसा पूर्व बौद्धकाल इत्यादि नहीं है। तो ये भी किस में मिल रहा है? ए में मिल रहा है। तो 19 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सवाल नंबर आ जाता है 20। ठीक है, तो 20 नंबर जो सवाल है उसमें कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ठीक है, तो सही अनुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले क्या देता है? राग दरबारी। ठीक है, तो राग दरबारी देख लेते हैं। राग दरबारी 1968 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1968 में। और इसके राइटर कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। अब अगला जो है बी नंबर, अंधेरे बंद कमरे, तो ये 1961 में लिखा गया था। 1961 में लिखा गया था, और इसके राइटर कौन है? मोहन राकेश। इसके राइटर कौन है? मोहन राकेश हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा है ना, 1946 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था। फिर आता है मैला आंचल। तो मैला आंचल जो है वो 1954 में लिखा गया था। आंचलिक उपन्यास है, रेणु जी इसके राइटर हैं। तो अब जब क्रम में से जाना है तो सबसे पहले कौन सा होगा? 1946 वाला होगा, यानी कि सी ऑप्शन फर्स्ट में होना। तो एक ही ऑप्शन में है,
डी में, तो 20 का क्या हो जाएगा हमारा, डी सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला जो है 21 नंबर सवाल आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। कह रहा है धरती धन न अपना उपन्यास आधारित है। तो पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि एकदम ये कन्फर्म है, बाकी दलित जीवन पर भी है, ठीक है। और बाकी देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए बी किसी में दिया होगा तो हो जाएगा, क्योंकि उतना जो तीसरा ऑप्शन दिखा वो था नहीं उसमें। तो देखते हैं जैसे सवाल आ गया, ठीक है। तो ए और बी किस में दिया है, सी में दिया है, ठीक है। तो 21 का जवाब क्या हो जाएगा, ए और बी। क्योंकि देखिए धरती धन न अपना जो है, धरती धन न अपना, इसमें पंजाब के, ठीक है, एक दलित परिवार की कहानी है, ठीक है। दलित परिवार कहाँ की, पंजाब की, ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है।